हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित किए जाने वाले गोलमेज सम्मेलनों के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड टॉपिक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या था। तो याद रखना है, गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, क्यों आयोजित करवाए गए, किसने आयोजित करवाए और क्यों करवाए थे, सभी फैक्टरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक गोल टेबल होती है, उस पर सभी प्रतिनिधि बैठते हैं। बड़ी टेबल होती है और आपस में क्या करते हैं, किसी पे चर्चा या किसी बात पर विमर्श करते हैं और बहस भी कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता से, भारत के राजनेताओं से और भारत के लोगों से बातचीत करने के लिए इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजित किया था। तो देखिए, आयोजित होने वाले जो गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलनों की जो संख्या है वो 3 है। कितनी है? 3 है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया गया था। और गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन का जो उद्देश्य था वो याद रखना है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था। ये भारतीयों को लेकर, जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ये भारतीयों से साइमन आयोग की रिपोर्ट पर, जो साइमन आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस पर भारतीयों के विचार जानना चाहते थे और उनसे इस बात पर चर्चा करना चाहते थे इन गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से। आपको पता होगा कि साइमन आयोग को 1928 ईस्वी में गठित किया गया था। और क्यों गठित किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 का मूल्यांकन करने हेतु साइमन आयोग भारत आया था 1928 ईस्वी में, लेकिन इसका भारत में विरोध हुआ और यह असफल रहा। इसी की जो रिपोर्ट थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। जो आयोजन स्थल था वो था सेंट जेम्स पैलेस था, यानी सेंट जेम्स महल था लंदन का। और इस महल के अंदर, इस पैलेस के अंतर्गत क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। और जो इस गोलमेज सम्मेलन थे, इनके उद्घाटन करता थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और गोलमेज सम्मेलनों के जो अध्यक्ष थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उस समय ये लेबर पार्टी के थे और ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और आयोजन का जो कार्यक्रम था वो उद्घाटन किया था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और सेकंड और जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन है, इनके आयोजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। ये बात भी याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और जो सेकंड एवं थर्ड, यानी द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम अगले में हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। अब देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन की हमने चर्चा कर ली है कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया था, वायसराय कौन था, किसने करवाया था, कारण क्या था और क्या चर्चा करनी थी, उन सभी पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पृथक से जानेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ। देखिए, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक किया गया था। और इसमें सम्मिलित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89 थी। और भारत के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई के बेलार्ड पियरे बंदरगाह से वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से रवाना हुए थे लंदन। यानी ये लंदन में आयोजित हो रहे थे ये गोलमेज सम्मेलन। और भारत के जो प्रतिनिधि थे वो कहाँ से गए थे? बंबई के बेलार्ड पियरे बंदरगाह से, और वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज में बैठकर गए थे। ये बात याद रखनी है। अब देखिए, प्रतिनिधियों में कौन कौन थे, ये बात भी याद रखना, क्योंकि टोटल इस सम्मेलन में भाग लेने वाले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89 थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और उन 89 प्रतिनिधियों में प्रमुखतः कौन कौन लोग थे? देखिए कि ब्रिटेन के कंजर्वेटिव दल के प्रतिनिधि थे। ठीक है, जिनका नाम था लॉर्ड व्हील, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री किसके थे? लेबर पार्टी के थे। तो कंजर्वेटिव दल के प्रतिनिधि भी आए थे इस सम्मेलन में, लॉर्ड व्हील थे जिनका नाम। भारत के उदारवादी दल के प्रतिनिधि भी थे, जिनमें प्रतिनिधियों में कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, चमनलाल सीतलवाड़, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि। ठीक है, ये भारत के उदारवादी दल के प्रतिनिधि थे इस सम्मेलन में भाग लेने वाले। देशी रियासतों के 16 राजाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और सिखों के प्रतिनिधि के रूप में सरदार उज्जवल सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में VS मुंजे और MR जयकर ने इसमें भाग लिया।
क्रिश्चियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में सर केटी पॉल ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में वी.आर. अम्बेडकर, राय बहादुर श्रीनिवासन ने भाग लिया था और भारतीय व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में होमी मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन 5 लोगों ने मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो हमने सभी के प्रतिनिधि बता दिए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने, इस बात को इंपॉर्टेंट नोट्स याद रख लेना कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलनों में से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। साथ ही उसे सरकार में इस बात का आश्वासन नहीं मिला कि सम्मेलन में जो बातचीत होगी वह पूरी जिम्मेदार सरकार और पूर्ण स्वराज की बुनियाद पर होगी। इसलिए कांग्रेस ने इस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि इस सम्मेलन में कांग्रेस के शामिल न होने की जो तुलना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसे बारात से की है जिसमें दूल्हा ही मौजूद ना हो। ये वक्तव्य दिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और कहा था कि ये कांग्रेस के बिना ये सम्मेलन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसी बारात हो जिसमें दूल्हा ही मौजूद ना हो। ठीक है, ये बात याद रखना, ये वक्तव्य भी ये नोट कर लेना, याद रखना है। कांग्रेस की भागीदारी के बिना यह सम्मेलन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और असफल रहा था। फलस्वरूप 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी व इरविन समझौता हुआ और दोनों के मध्य समझौता होने के बाद में महात्मा गांधी यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस प्रकार भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नोट रख लेना कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था और किस लिए हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए इरविन ने गांधी से ये किया था। मैंने गांधी इरविन समझौते के बारे में, गांधी इरविन समझौते के प्रावधान क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी इरविन समझौता क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था, सभी के बारे में मैंने क्या है स्पेशल एक वीडियो बना रखी है। आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आपको गांधी इरविन समझौते के नाम से एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें इस टॉपिक से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था के बाद कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, एक कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और ये बम्बई बंदरगाह से SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, ये भी पूछ लेना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे, लंदन SS राजपूताना से गए थे। जो बम्बई के एक व्यापारी मोहम्मद अतहर अली की क्या थी, शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी का जहाज था ये SS राजपूताना। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं हम अपने में। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि गांधी जी अपने साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान M.A. अंसारी को भी ले जाना चाहते थे जिसकी अनुमति नवनियुक्त वायसराय विलिंगडन ने नहीं दी थी। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। लेकिन लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त होते ही भारत के वायसराय बने लॉर्ड विलिंगडन। जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ तो उस समय भारत के वायसराय हो गए लॉर्ड विलिंगडन। अब महात्मा गांधी क्या है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो ये अपने साथ में एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे M.A. अंसारी, इनको ले जाना चाहते थे लेकिन इनको ले जाने के लिए साथ में अनुमति नहीं दी थी विलिंगडन ने। ये चीज़ पूछी जा सकती है कि महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहते तो अपने साथ किसे ले जाना चाहते थे, तो आपको बता देना M.A. अंसारी को। गांधी जी के साथ अपने व्यक्तिगत खर्चे पर, ठीक है ये बात याद रखनी है, व्यक्तिगत खर्चे पर पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, देवदास गांधी जो महात्मा गांधी का सबसे छोटा लड़का था, मेडलिन स्लेड यानी जिनका मीराबेन ये क्या थी महात्मा गांधी की शिष्या थी और मेडलिन स्लेड को महात्मा गांधी ने मीराबेन नाम दिया था। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। उनके सेक्रेटरी भी गए थे महात्मा गांधी के साथ में। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि बम्बई के बेलाड पीरे बंदरगाह से
SS मुल्तान नामक जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी तो किससे गए थे? SS राजपूताना से गए थे। महात्मा गांधी के अलावा जितने भी अन्य प्रतिनिधि थे भारत से, वो सभी किससे गए थे? SS मुल्तान नामक जहाज से लंदन गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, देखिए इनका भी क्या रोल था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुई थी। ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुई थी, तो याद रखना श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब विंस्टन चर्चिल, देखिए विंस्टन चर्चिल के बारे में मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई थी कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समय विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को राजद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये राजद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर गोलमेज सम्मेलन में जाकर और ब्रिटेन के सम्राट के समक्ष बराबरी से बैठकर उनसे बातचीत करेगा, ये बात उन्होंने कही थी। अब जब ये लंदन पहुंच गए तब फिर विंस्टन चर्चिल ने फिर और वक्तव्य दिया, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गांधी जी के लंदन पहुंचने पर कहा था कि सूर्योदय पर नियंत्रण रखने वाले किंग जॉर्ज पंचम को भी आज कीचड़ से सने एक बूढ़े भिखारी के साथ समझौते के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल ने बूढ़ा भिखारी, राजद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, ये 3 शब्द महात्मा गांधी को दिए थे। कभी पूछ ले कि महात्मा गांधी को बूढ़ा भिखारी, राजद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और लंदन में गांधी जी ईस्ट इंडिया नामक एक गंदी बस्ती में मिस प्यूरियल लिस्टर के यहाँ पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये गए थे ईस्ट इंडिया नामक बस्ती में ठहरे थे, मिस म्यूरियल लिस्टर के यहाँ पर किंग्सले हॉल में ये रुके थे उस समय, ये बात याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि गांधी जी ने ब्रिटिश सम्राट द्वारा बर्किंघम पैलेस में प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले स्वागत समारोह में भाग लिया, ये बात भी याद रखनी है। ब्रिटिश सरकार की कुटिल चाल के कारण गांधी जी वहां पर अल्पसंख्यक मुद्दे पर किसी के साथ समझौता नहीं हो सका था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक वाला मुद्दा था, इस मुद्दे पर गांधी जी में और ब्रिटिश सरकार में सहमति नहीं बनी। इस कारण ये क्या हुआ, इस सम्मेलन में इन्होंने अपने कोई भी कार्य क्रियाकलाप को आगे नहीं बढ़ाया और ये वहां से वापस लौट आए। गांधी जी ने बंबई बंदरगाह पर वापस उतरने के बाद कहा कि मैं खाली हाथ जरूर आया हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को वट्टा नहीं लगने दिया। एक कथन इन्होंने गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान दिया था, ये बात याद रखनी है, ये कथन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए कि इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया, क्योंकि गांधी इरविन समझौते में जब महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया, तो उस समय जब समझौते में करार हुआ था कि महात्मा गांधी को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देना होगा और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा, उसके दौरान बैठकर जो बातचीत होगी उन समस्याओं को हल निकाला जाएगा। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है, तो फलस्वरूप महात्मा गांधी दोबारा से वापस आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, गिरफ्तार कर पूना की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। ये याद रखना है, पूना की यरवदा जेल ये इंपॉर्टेंट जेल है, क्योंकि इसी जेल में फिर आगे चलकर क्या होगा, इस गोलमेज सम्मेलन के बाद में क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। क्योंकि इस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद में, असफल होने के बाद में, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, वो एक घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। और उसमें क्या किया जाता है कि दलितों को एक अलग से समुदाय मानकर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इस बात पर गांधी जी क्या होते हैं, अपनी सहमति नहीं जताते हैं और इसी जेल में आमरण अनशन शुरू करते हैं। फलस्वरूप दलितों के जो नेता थे उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। पूना समझौता के बारे में हमने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता के बारे में। आप स्पेशल इससे पिछली जो वीडियो है वो इसी के टॉपिक पर बनी हुई है, आप वहां पर जाकर वो देख सकते हैं। अब देखिए बर्किंघम पैलेस में गांधी जी व सम्राट पंचम के बीच में मुलाकात के संदर्भ देख लीजिए, क्या क्या बातचीत हुई थी। तो बर्किंघम पैलेस में सैमुअल होरे ने गांधी जी का परिचय सम्राट से करवाया, कहा कि ब्रिटेन के सम्राट से कि ये महात्मा गांधी हैं, ये भारत की कांग्रेस की तरफ से एक नेता हैं और ये यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हैं।
सम्राट ने गांधी जी से कहा कि गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे तो उनकी यात्रा का महात्मा गांधी ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। तब गांधी जी ने कहा कि मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। ये बात हुई थी महात्मा गांधी में और ब्रिटेन के सम्राट के मध्य। फिर सम्मेलन में ये भाग लेते हैं और सम्मेलन में अल्पसंख्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है, जिस पर महात्मा गांधी में और ब्रिटेन सरकार में सहमति नहीं बनती है। अब उसके बाद में क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को। इसमें भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या 46 थी। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को इस सम्मेलन में बुलाया ही नहीं गया था और ब्रिटेन के लेबर दल ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ब्रिटेन के लेबर दल भी इसमें शामिल नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को तो बुलाया ही नहीं, कांग्रेस को बुलाया था लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें टोटल 46 प्रतिनिधि ही सम्मिलित थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। अब इसके बाद में क्या होता है कि यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय पर समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन में संघीय सरकार पर हुए विचार विमर्श पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जो अंततः भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का मूल आधार बना था। ये बात भी याद रखनी है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी तथा भारत की कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ब्रिटेन की क्या है? लेबर पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को याद रखना है। इन दोनों पार्टियों ने इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन का क्या किया था? पूर्ण बहिष्कार किया था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिएगा। अगले पॉइंट में देखने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि अगले पॉइंट में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त होते हैं और इन गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो भारतीय थे, उन भारतीय का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व तेज बहादुर सप्रू। यानी इन दोनों व्यक्तियों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, गोलमेज सम्मेलन से पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होकर, ठीक है। ये थी दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारी एवं फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और इसी प्रकार की जो अन्य वीडियो हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर आप वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आप प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक्स वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।